आपके पास में हमारे साथ चर्चा में एक और मेहमान इस वक्त आ चुके हैं। वीरपाल सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में, और आप बीजेपी प्रवक्ता हैं। वीरपाल सिंह, आपका स्वागत है देश की पंचायत में नवतेज टीवी के स्टूडियो में। और वीरपाल सिंह, मैं आपको परिचय करवा दूं, अश्विनी राणा, विनोद रावल, जगदीश शेट्टीकर इस वक्त मेरे साथ हैं। अश्विनी जी पूर्व जनरल सेक्रेटरी हैं NOBW के, विनोद रावल CA हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, जगदीश शेट्टीकर एक अर्थशास्त्री हैं, और आप सभी का परिचय वीरपाल सिंह से। वीरपाल सिंह बीजेपी प्रवक्ता हैं, सरकार का पक्ष रखेंगे देश की पंचायत में। विनोद रावल, मुझे बता दीजिए कि अब ये सब कुछ जो हो रहा है, हम इस पर मंथन करें, चर्चा करें, सर पीटे, क्या करें? क्योंकि बताइए, 1100 करोड़ का घोटाला नीरव मोदी का अभी तक निपटा नहीं, सरकार के हाथ अभी भी खाली हैं, विजय माल्या इस देश से बाहर है। ये वो आर्थिक अपराधी हैं जिन्होंने इतिहास के सबसे बड़े घोटाले किए हैं, बैंकों को लूटा, हमारा पैसा लूटा, बैंक दिवालिया हो गए। अगर यस बैंक ऐसा करता है, अभी तो हालांकि इसे अपराध की श्रेणी में नहीं डाला जाएगा, लेकिन जगदीश शेट्टीकर भी ये आशंका जता रहे हैं कि ये कोई गलती नहीं है, ये सोची समझी गई साजिश के तहत पैसों की बंदरबांट है, और ईडी ने पूछताछ की है, बहुत सारी चीजें सामने आई, कुछ और भी आ जाएंगी। देखिए, ऐसा है, जगदीश शेट्टीकर साहब ने बिल्कुल उस बात को खोल कर रख दिया है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यहां पर जो आपने क्वेश्चन उठाया कि ईडी 18 महीने बाद क्यों जागा। 18 महीने से ये इशू चल रहा है। राणा साहब अपने शेयर 60 रुपए के रेट पर पहले ही बेच चुके हैं, वो अपने आप को पैसा अपना निकाल चुके हैं जी। उसके बाद उनको क्यों इतना मौका दिया गया? आज ईडी रेड करके क्या निकालना चाहता है? ये ट्रांजैक्शन तो सब पुरानी है जी, कि इस कंपनी ने इसको लोन दिया, ये ट्रेल तो बहुत पहले से हमारे पास अवेलेबल है। ये एक साजिश है, पूरी बैंक ने पैसा इन लोगों को दिया जो डिफॉल्टर्स हैं। डिफॉल्टर्स ने उस पैसे को आगे जिस तरह से इस्तेमाल किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांजेक्शन के हिसाब से, उसके हिसाब से ये यस बैंक का पैसा इस्तेमाल हुआ, और अल्टीमेटली इसमें जो डिपॉजिटर है, जो इन्वेस्टर है, इसमें वो लुटा है। अब ये हम उनको एक सांप निकल गया, उसके बाद हम लकीर पीट रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो हम आज कर रहे हैं, ये हम क्यों इस पर नजर पहले नहीं बना के रखे हुए थे? ये रेशो तो सारे हमारे पास पहले से अवेलेबल है। 18 और 19 की बैलेंस शीट से हम सब चीजें निकाल रहे हैं, हमको नई चीज आज की तो नहीं निकाली हमने। अभी का कोई डाटा सरकार ने नहीं दिया कि अभी ऐसा क्या बदलाव आया अचानक से, जिस वजह से ये सब अचानक करना पड़ा। इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि जो लोन बुक है, जो बैंक का लोन बुक है, और 2 लाख करोड़ के डिपॉजिटर हैं इनके पास, उनकी सेफ्टी के लिए हमने क्या किया? क्या हमने उनके पैसे को लुटने दिया गया? क्या IRR और SLR प्रॉपर मेंटेन हुआ? क्या RBI का इसके ऊपर पूरी नजर नहीं होनी चाहिए थी कि ये पैसा कहां जा रहा है? जिस तरह से चिदम्बरम साहब ने आज एलिगेशन लगाया कि 35% लोन बढ़े, वो डाटा की बात है कि क्या है, लेकिन सवाल ये कि क्या वो 35% लोन देना एक अलग इशू है, देना ही है, बैंक का काम ही यही है, लेकिन क्या वो डिफॉल्टर्स कंपनीज को दिया जा रहा था? आगे पीछे वो उसके बाद जो फर्दर उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, उस मॉनिटरिंग में कहीं ना कहीं कमी है, और सरकार उसमें कहीं ना कहीं फेल हुई है, रेगुलेटर्स उसके अंदर पूरी तरह से फेल हुए हैं, और इस साजिश में कहीं ना कहीं हिस्सेदार हैं या नहीं है, लेकिन कम से कम आंख बंद करके जरूर बैठे रहे, जिसकी वजह से आज बैंक की यह हालत हुई। तो मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत तेजी से इसके अंदर एक्शन होने चाहिए कि कहां ऐसा हुआ, ताकि और डैमेज ना हो, और ऐसा ना हो कि यहां से अभी भी उसी तरह से आर्थिक अपराधी ये भाग जाएं और ये सारी पोजीशन हो। 2004 का बैंक 2020 आते आते 16 साल में ऐसा क्या हो जाता है? प्राइवेट सेक्टर में चौथा सबसे बड़ा बैंक है, हिंदुस्तान का 5वां सबसे बड़ा बैंक है, बड़े लोगों ने शुरू उसके साथ जैसे जैसे आपको हक मिलता है, वैसे जिम्मेवारियां बढ़नी चाहिए। अगर आप चौथे बड़े बैंक हैं तो आपकी जिम्मेवारियों में भी चौथा ही हक होना चाहिए, और उसी तरह से आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में कमी हुई है, और वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसमें कोई लापरवाही नहीं है, ये एक साजिश का हिस्सा, और लोग इसमें हिस्सेदार बने। ठीक है, अश्विनी राणा, मुझे बताइए कि ये 2018-19 में बैंक का NPA 3277 करोड़ रुपए था,